जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त, एक बार बताइएगा। और आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। आप सभी को पता है दोस्तों, डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग डेली दोपहर को 3 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज ये हमारी 31वीं क्लास है। हमने आपसे कहा था कि आप लोग यदि इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जीके जीएस सेगमेंट में आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। हर एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। हर एक प्रश्न का आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 10, 12, 13 और 15। आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन सभी महिलाओं ने भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये जो है कह सकते हैं संघ समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है भाई। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखें। भारतीय संविधान जो है कैसा है? कठोर है, लचीला है, नहीं कठोर नहीं लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। इसीलिए दोस्तों संविधान में संशोधन जो है किया जा सकता है। आप सभी को पता है, जरूरत पड़ने पर जो है भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो है ये अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला। अच्छा, कठोर संविधान में दोस्तों क्या होता है? कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारतीय संविधान जो है ये आपका कठोर भी है थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत लचीला भी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें आप लोग। भाई सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वे लोग जुड़ जाएंगे। बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं और जितना हमसे हो पाएगा उतना आपका हेल्प किया जाएगा आपकी परीक्षा तक। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है? जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है? भाग 2 में, भाग 10 में, भाग 12 में, भाग 9 में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भाग 9 में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भाग 9 में जो है पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मूल अधिकारों से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग आंसर यहां पर दे सकते हैं। यह क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। दोस्तों अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो ये भाग 3 में वर्णित है और अनुच्छेद 12 से 35 में। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में जो है नागरिकता वर्णित है और नागरिकता जो है आर्टिकल 5 से 11 में वर्णित है। भाग 4 की यदि हम बात करें तो ये आपका क्या इसमें वर्णित है? इसमें जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वर्णित है और ये अनुच्छेद 36 से 51 में। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है भाग 4 में। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर हम भाग 5 की बात करें तो दोस्तों भारत के संविधान के भाग 5 में जो है संघ सरकार के कामकाज से जुड़े प्रावधान रखे गए हैं। ठीक है भाई, तो आपसे देखिएगा 2 पॉइंट पूछता है, या तो आपसे मौलिक अधिकार पूछेगा या तो आपसे पूछेगा
मौलिक अधिकार से संबंधित भाग पूछ लेता है कभी कभी, और या तो नागरिकता या तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी इन तीनों ऑप्शन को आप लोग ध्यान रखिएगा। भाग 3 जो है आपका किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। भाग 4 जो है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य की संख्या दोस्तों कितनी है, 11 है। अगर मौलिक अधिकार की बात करें वर्तमान समय में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। और आपसे पूछता है कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित भाग कौन सा है, तब आप कहेंगे भाग जो है 4 का जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित भाग है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, बता सकते हैं आप लोग। 12, 8, 9 और यहाँ पर दिया है 10। दोस्तों मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वी थी आपकी 8, लेकिन वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। और 25 भाग हैं वर्तमान समय में, और 448 अनुच्छेद हैं सभी संशोधनों को मिलाकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध जो है किससे है, बता सकते हैं आप लोग। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। चलिएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, राज्यसभा की सीटों के आवंटन के साथ, संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, भाषाओं के साथ, दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ। दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं के साथ, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी भाषाओं से संबंधित प्रावधान वर्णित है 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए किया गया है। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1, यानी किस अनुच्छेद के तहत जो है किसी नए राज्य का गठन किया जा सकता है, तो वो है आपका आर्टिकल 3, यानी अनुच्छेद 3 के तहत जो है किसी नए राज्य का गठन किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये तो आप सभी को पता होगा, कावेरी नदी, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों आप सभी को पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी गंगा, ठीक है। और गोदावरी जो है इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है भाई, याद रखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है, गोदावरी नदी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। झेलम, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु। दोस्तों आप सभी को पता है गंगा को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है सीधे गंगा में आकर मिलती है। चंबल, सोन, बेतवा, केन, बताएं कौन सी नदी जो है सीधे गंगा में आकर मिलती है। दोस्तों वो है आपकी सोन नदी, जो कि सीधे गंगा में आकर मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है, बताएं। ब्रह्मपुत्र, महानदी, तोरशा, तीस्ता। माजुली नदी द्वीप जो है किस नदी पर स्थित है या किस नदी में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माजुली नदी द्वीप जो है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें सभी लोग, अगला प्रश्न यहां पर कहता है दोस्तों, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है, बताएं कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। गोदावरी, गंगा, महानदी, ताप्ती। जवाब देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती, ठीक है दोस्तों। जैसे आपकी जो नर्मदा हो गई और ताप्ती हो गई, ये सारी नदियां जो है आपकी डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी में संगम कहां पर होता है। देवप्रयाग में, प्रयागराज में, देहरादून में, चंपावत में, बताएं भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी में संगम कहां पर होता है, तो ये आपका होता है देवप्रयाग में, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है, बता दीजिए आप लोग, आनंद मठ के लेखक कौन है।
रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, अरविंद घोष। यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। आंसर देने का आप लोग प्रयास जो है कर सकते हैं। तो आनंद मठ के लेखक कौन है बता सकते हैं आप लोग? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ लिखा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आंसर दें आप लोग, 5 सेकंड का समय आपके पास है। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। भूदान आंदोलन जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दोस्तों विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है भाई, विनोबा भावे के द्वारा जो है भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष और यहाँ पर दिया है राधा कृष्णन। आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? चलिएगा दोस्तों ध्यान रखिएगा, अरविंद घोष जो है ये लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है। भाई इस सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास। ठीक है, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, अच्छा प्रयास किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है कि सेशन को एक बार लाइक ज़रूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़ें। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे बता सकते हैं आप लोग? चलिएगा, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे बताएं? वॉरेन हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकिन्टॉश, जेम्स प्रिंसेप। चलिएगा दोस्तों ध्यान रखें, सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक जो थे सर विलियम जोन्स थे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो है कौन थे बता दीजिए? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1913 में जो है इनको पुरस्कृत किया गया था नोबेल से। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? चित्रा, गोदान, आनंद मठ, डाकघर। बताएं, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करें। चलिएगा, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है कहाँ से संकलित है? तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, शक संवत, कलि संवत, इनमें से कोई नहीं। बताएं, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ये आपका शक संवत पर आधारित है। विकल्प आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड डफरिन, एनी बेसेंट, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बताएं करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं मदन मोहन मालवीय, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, विकल्प आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका पहला विकल्प राइट हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है इसकी स्थापना करी गई थी। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? बताएं, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? सभी लोग आंसर कर दें। प्रेमचंद, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, फणीश्वर नाथ रेणु। चलिएगा दोस्तों, देवदास उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? बता दीजिए आप लोग। प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा।
चलिए भाई, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? सभी लोग आंसर कर दें। चलिएगा, चलिए भाई दोस्तों ध्यान रखें, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1914 में जो है इसे प्रकाशित किया गया था। कब? 1914 में, जो कि 25 कहानियों का संग्रह है। ये प्रेम पचीसी जो रचना है, ये 25 कहानियों का संग्रह है। किसका है? प्रेमचंद का है। कब प्रकाशित किया गया था? 1914 में। आगे बढ़ते हैं। चित्रा उपन्यास के किसके द्वारा जो है लिखा गया है? बताएं। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। बताएं। चलिए भाई, चलिएगा दोस्तों, ये चित्रा उपन्यास जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है लिखित है। ठीक है। अच्छा, ये प्रकाशित कब हुआ? 1910 में जो है ये प्रकाशित हुआ, और ये जो है आपका एक कह सकते हैं उपन्यास है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? बताएं। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? हंगरी स्टोन्स कह सकते हैं। जयशंकर प्रसाद, शरत चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं। तो भाई रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? बताएं। विश्व इतिहास की झलक, बताएं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉलस्टॉय, इनमें से कोई नहीं। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक, इसके रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहां पर गाया गया था? बताएं। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहां पर गाया गया था? मुंबई में, लखनऊ में, कोलकाता में, साबरमती में। आज यहां पर जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों भारत का राष्ट्रगान जो है जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है। और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, और ये किसके द्वारा लिखा गया ये भी ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, भारत में पहला समाचार पत्र जो है किसने शुरू किया था? भारत में जो है पहला समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खान, रविन्द्रनाथ टैगोर, जेम्स हिक्की। तो जेम्स हिक्की के द्वारा जो है पहला समाचार पत्र जो है शुरू किया गया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के राइटर कौन है? बताएं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बता दीजिए भाई। दोस्तों द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? बता दीजिए भाई। पोस्ट ऑफिस के पुस्तक के लेखक जो है कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्क राज आनंद, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, विष्णु शर्मा। चलिएगा, प्रयास कर सकते हैं, और जो लोग यहां पर ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन जो है आरंभ किया गया था किसके द्वारा? बताएं। खिलाफत आंदोलन जो है किसके द्वारा आरंभ किया गया था? चलिए भाई, आप सभी को पता है अली बंधुओं के द्वारा, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा, यानी अली बंधुओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात जो है किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, कर्जन, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस। महत्वपूर्ण है। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात जो है किसके द्वारा किया गया था? चलिए प्रयास करें आप लोग आंसर देने के लिए। दोस्तों भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताएं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? बताएं। चलिएगा, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? दोस्तों शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहां पर थर्ड बिल्कुल राइट है, शिशिर कुमार घोष। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना दो भाइयों ने मिलकर की थी, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा करी गई थी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? बताएं। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1930, 1933, 1936, 1937 में। चलिएगा दोस्तों 1 अप्रैल 1936 में। कब? 1 अप्रैल 1936 में इनका जो है विभाजन हुआ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? बताएं। भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? द्रोण पर्व, अनुशासन पर्व, शांति पर्व, भीष्म पर्व। आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं भाई। चलिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भगवत गीता मूलतः महाभारत की जो है भीष्म पर्व का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए? बताएं। चलिएगा, 23, 24, 25 और 26। दोस्तों अगर देखा जाए तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? वे थे आपके ऋषभ देव, और जो 24वें तीर्थंकर थे वे थे आपके महावीर स्वामी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है किससे संबंधित है? बता दीजिए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? चलिएगा, आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं आप लोग, महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है पेपर में। तो ये जो है दोस्तों आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? यानी इनकी जो है मृत्यु कहां पर हुई थी? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावापुरी में, कुंडग्राम में। दोस्तों बुद्ध ने जो है महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, किस शासक ने पौधों के लिए विख्यात विक्रमशिला, पौधों की जगह आप लोग बौद्धों कर लीजिएगा, ठीक है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बताएं। चलिएगा, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महिपाल, देवपाल, गोपाल और यहां पर दिया है धर्मपाल। तो दोस्तों पाल वंश के एक राजा थे धर्मपाल, इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना करी गई थी। किसकी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट है। गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप लोग। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है कहां पर दिया था? बोध गया में, सारनाथ में, लुम्बिनी में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनके द्वारा जो है पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था। पहला ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। और बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, जिसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो पहला उपदेश इनके द्वारा दिया गया था। अच्छा, आप लोग आंसर करेंगे कि गौतम बुद्ध के द्वारा
सर्वाधिक जो है उपदेश कहाँ पर दिए गए थे? ठीक है, इसका आंसर आप लोग करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, अभी हमने आपको बताया। महापरिनिर्वाण जो है कहाँ पर इनको मिला था, कहाँ पर प्राप्ति हुई थी? कुशीनगर में या कहीं कहीं कुशीनारा आपको देखने को मिलता है। लेकिन सारनाथ में बुद्ध का जो पहला प्रवचन दिया गया था, इसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और जो घर छोड़कर ये निकल गए थे, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर यहां पर अगला है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, जेम्स प्रिंसेप, हैरी स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला जो अंग्रेज था वो था आपका जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? बताएं, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? वेनसोंग, मेगास्थनीज, मेटकॉफ, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मेगास्थनीज के द्वारा जो है भारत का दौरा किया गया था। ठीक है भाई, और ये जो है कह सकते हैं एक यूनानी इतिहासकार था। ठीक, यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है? बताएं, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। विशाख दत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट और यहां पर दिया है आपको कल्हड़। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? विशाख दत्त। ठीक है, अच्छा, कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। ठीक है, अच्छा, अगर यहां पर बात करें बाणभट्ट की, तो इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है कादंबरी, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, कादंबरी क्या है? कादंबरी। और कल्हड़ की एक पुस्तक है राजतरंगड़ी, जिसमें जम्मू कश्मीर का शेयर इतिहास जो है देखने को मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, कौटिल्य अर्थशास्त्र, बाणभट्ट कादंबरी, कल्हड़ राजतरंगड़ी। ठीक है, ये सारी पुस्तकें जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इन सारी चीज़ों को। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने लगभग 40 प्लस यानी 47 क्वेश्चंस को कवर किया है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। जो भी कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, सारे कंटेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और सारे सिलेबस जो यहाँ पर जो चीज़ें कवर की जा रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कवर करवाई जा रही हैं। ठीक है, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को जरूर कवर करें। और क्लास की जो टाइमिंग होती है, 11:30 बजे हम लोग करंट अफेयर कवर करते हैं, जो कि हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथ साथ में आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी कवर कर सकते हैं। 3 बजे सामान्य ज्ञान स्पेशल होता है, उसके बाद रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल लाइव क्लास होती है। इसमें आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जो है इस क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोग भी रात को 8:30 बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ज्वाइन हो जाइएगा आप लोग। ठीक है भाई, तो आज की इस क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं। मिलते हैं आपसे रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी के लाइव सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। शुक्रिया।